जैसा कि हम लोग आज फिर से जो है एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफी चैप्टर 2 का जो नाम है वह भारत का भौतिक स्वरूप नाम रखा गया है। अब आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 या बिहार एसआई या रेलवे बैंकिंग एसएससी, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें क्या कहते हैं जीके जीएस यानी कि जियोग्राफी पूछा जाता है, तो उस एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ज्योग्राफी 9th क्लास की बुक का जो नाम है वह समकालीन भारत 1 नाम है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर 2 का नाम क्या है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। जहां हमें मैप का जरूरत लगेगा, मैप को भी देखेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। भारत क्या है, विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलान और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसा कि पर्वत पाया जाता है, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह भी पाया जाता है। देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। और यह प्रायद्वीपीय पठार भारत की किस हिस्सों का भाग है, दक्षिण हिस्सों का भाग है। अब इस सारे बातों को अभी हम लोग जो है शॉर्ट्स में पढ़ रहे हैं, और इन्हीं सारे बातों को आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। देखिए, इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कहा जा रहा है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृति हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्या है, अभी हाल फिलहाल में बना हुआ स्थलाकृति है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार क्या है, सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत क्या है, एक अस्थिर भाग है, अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, यानी हाल फिलहाल में बना है इसलिए युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर जो है, गहरी घाटी तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि यहाँ भारत का मैप दिया गया है, और भारत की मैप में यहाँ हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, इस पेज के बाद जो पढ़ने वाले हैं, हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे कब हुआ है। तो देखिए, हिमालय पर्वत को जो है निर्माण के आधार पर कि इसका निर्माण किस समय में कैसे हुआ है, तो इस निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या कहते हैं, पहले ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय के भाग में। उसके बाद दूसरा भाग क्या कहते हैं, विरहद हिमालय कहा गया है। तीसरे भाग को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहा गया है। और चौथे भाग यानी अंतिम भाग को शिवालिक हिमालय कहा गया है। तो यही इस सारे बातों को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ जैसा कि दिया गया है, इस ट्रांस हिमालय को फिर से क्या करा गया है कि 3 भागों में बांटा गया है। जैसे जैसे समय के अनुसार जो है निर्माण होते गया है, वैसे वैसे इसके भागों का विभाजन किया गया है। ट्रांस हिमालय को देखिए, एक तो काराकोरम, दूसरा लद्दाख श्रेणी और तीसरा जास्कर श्रेणी, इन तीनों श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो यह काराकोरम, लद्दाख और क्या कहते हैं जास्कर, यह तीनों किसका हिस्सा है, तो इस ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इन तीनों हिमालय से, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों से पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले कौन बना, ट्रांस बना, उसके बाद बृहद बना, उसके बाद मध्य बना, उसके बाद शिवालिक बना। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय मुख्य हिमालय का भाग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है यहाँ मैप की, बृहद हिमालय ये रहा। बृहद हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय आता है, तो यह बृहद हिमालय है। यह बृहद हिमालय पाकिस्तान में नंगा पर्वत से शुरू होता है और क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा में जाके जो है, नामचा वर्मा पर जाके समाप्त होता है। और यही बृहद हिमालय जो है सतत हिमालय है, यानी कि कंटिन्यू, लगातार जो है यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है, कहीं टूट फूट नहीं है। अत्यधिक टूट फूट इस हिमालय में यानी कि मध्य हिमालय में हमें
दिखने को मिलता है। देखिए जैसा कि यहाँ ये क्या है, मध्य हिमालय का पीर पंजाल भाग है, यह मध्य हिमालय का धौलाधार वाला भाग है, यह मध्य हिमालय का मसूरी वाला भाग है, और यह मध्य हिमालय का क्या कहते हैं, महाभारत वाला भाग है, महाभारत श्रेणी वाला भाग है। ठीक है, तो यह मध्य हिमालय का भाग था, और यह जो है किस हिमालय का भाग है, नीचे सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इन्हीं हिमालय के बारे में पहले, उसके बाद जो है हम लोगों को क्या पढ़ना है, हिमालय के बाद जो है उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ निक्षेप का अर्थ क्या होता है कि बाढ़ जो आता है, उस बाढ़ के द्वारा जो है, बाढ़ जब आता है या नदी के जो है मिट्टी पानी के द्वारा लाया जाता है और जिस स्थान पर रखा जाता है उस मृदा को क्या जलोढ़ मृदा कहते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित सेल वाली कम ऊंची पहाड़ी चोटी घाटी से बना है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, अग्नेय तथा रूपांतरित सेल से बना है। अग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के बाद जो क्या कहते हैं मैग्मा बाहर निकलता है, उस मैग्मा को क्या कहते हैं, बाहर जब मैग्मा निकल जाता है तो उस मैग्मा को हम तब क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और यह लावा क्या होता है, पिघला हुआ अवस्था में रहता है, और जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो इसी ठंडा आकृति को क्या कहते हैं, अग्नीय चट्टान कहते हैं। अब अग्नीय चट्टान पर अत्यधिक टेम्परेचर और अत्यधिक प्रेशर देकर उस चट्टान का रूप बदल देते हैं, तो रूप बदला हुआ चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, अग्नीय और रूपांतरित सेल से हुआ है, और अग्नीय और रूपांतरित सेल का निर्माण कैसे हुआ है हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। और उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो जलोढ़ निक्षेप से हुआ है, यानी कि नदियों द्वारा लाई गई मृदा से हुआ है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला दिया गया है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। ठीक है, इन 6 भागों में जो है भारत की भौगोलिक आकृति को जो है विभाजन किया गया है, और इन 6 भागों का डिटेल हम लोग अभी आज इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। अभी हम लोग पहले क्या देखते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, और हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तरी मैदान को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हिमालय पर्वत को जानने से पहले हमें जानना होगा कि अल्फ्रेड वेगनर नाम का एक वैज्ञानिक था। इन्होंने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत दिया, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। अब इनके हिसाब से क्या था कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जल ही जल है, और जल वाले भाग को पेंथलासा नाम रखा और पृथ्वी वाले भाग का नाम पेंजिया रखा। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि यह महान महाद्वीप, यानी एक ही महाद्वीप था उस समय। एक ऐसा समय था जब एक ही महाद्वीप था। अभी जैसा कि हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, यह एक समय ऐसा था कि यह एक ही महाद्वीप था और धीरे धीरे टूटता गया, और 7 महाद्वीपों में और 7 महाद्वीप अभी बन चुका है। तो इसलिए यहाँ एक ही महाद्वीप था तो महान महाद्वीप कहा जाता था, और महान महाद्वीप के चारों ओर पानी था तो पानी वाले भाग को पेंथलासा कहा जाता था, और इस महान महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि यहाँ देखिए दरार पड़ने लगा, महान महाद्वीप के बीच से, इस वाले भाग से जो है दरार पड़ने लगा। क्या हुआ, दरार पड़ने लगा। और यह कैसे दरार पड़ने लगा, तो देखिए यहाँ क्या है कि लगभग 200 करोड़ साल पहले इस पेंजिया में दरार यानी कि क्रैक आने शुरू हो गए, और पेंजिया 2 खंड में बंट गए। तो ऊपर वाले का नाम क्या रखा गया, जब पेंजिया जो था यह 2 भागों में बंट गया, यहाँ से जब दरार पड़ा तो 2 भागों में बंट गया, तो एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग रहा। ठीक है, तो ऊपर वाला भाग का जो नाम रखा गया वह लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया। ठीक है, लॉरेशिया या अंगारा लैंड कहा गया, और नीचे वाला का नाम जो है गोंडवाना लैंड रखा गया। ठीक है,
अब देखिए लॉरेशिया यानी अंगारा लैंड फिर से जो है दो भागों में कुछ समय के बाद टूटा, और इसमें दो भाग टूटने के बाद एक उत्तरी अमेरिका बना और दूसरा क्या कहते हैं यूरेशिया बना। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया एक ही प्लेट पर है, ठीक है। तो इस तरह यूरोप और एशिया बना। दूसरा भाग नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड था, तो इस गोंडवाना लैंड से जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप इंडियन पेनिनसुला का निर्माण हुआ, ठीक है, प्लेटों का निर्माण हुआ। अब इसी तरह क्या हुआ कि देखिए अब अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, तो गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ तब जाके भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। अब क्या हुआ कि यही भारतीय प्लेट जो था यह जब गोंडवाना लैंड से टूटा तो क्या कहते हैं, और उस बीच में जो दरार बना था उस बीच का नाम क्या रखा गया था, टेथिस टेथिस सागर रखा गया था, ठीक है। क्या रखा गया था, टेथिस सागर। अब देखिए ऊपर में यूरेशियन प्लेट, नीचे से गोंडवाना लैंड और बीच में क्या था, टेथिस सागर। अब इसका क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते बीच का जो यह अवसाद था यह अवसाद उठते गया, और इस अवसाद से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ तो बताइएगा एक बार। क्या कहते हैं, भारतीय जब प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटा तो यह प्लेट क्या हुआ कि धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ा, और जैसे जैसे यूरेशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ा वैसे वैसे बीच में जो टेथिस सागर था उस सागर का मलबा जो था, उस सागर का जो अवसाद था वह धीरे धीरे ऊपर उठता गया और हिमालय का निर्माण होता गया। देखिए जैसा कि यहाँ इसका अवसाद उठता गया, जैसे जैसे भारतीय प्लेट आगे बढ़ा और उसी के अवसाद से हिमालय का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो टेथिस सागर के अवसादों से हुआ है, प्लेट के टक्कर से हुआ है, ठीक है। अब देखिए भारत की उत्तरी पर्वतमाला, इसका निर्माण टेथिस सागर के अवसाद से। उत्तर भारत का मैदान, इसका निर्माण हिमालय की नदियों के अवसाद से। प्रायद्वीपीय पठार ओनली सिर्फ यही गोंडवाना लैंड से टूटकर आया था, बाकी मैदान और पर्वत बाद में बना। यानी सबसे प्राचीन भाग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखना है प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उसके बाद देखिए तटीय मैदान का निर्माण क्या हुआ। हमारे भारत में दो तट है, एक पश्चिम तट है और एक क्या कहते हैं पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट का निर्माण जो है नदी के अवसाद और क्या कहते हैं समुद्रों के अपरदन और अपक्षय निक्षेपण के कारण हुआ है। लेकिन पश्चिम तट का अधिकांश जो है वह निर्माण किससे हुआ है, समुद्री तट के जो है निक्षेपण, अपरदन, अपक्षय से हुआ है। इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और भारतीय मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है, तो वर्षा की अभाव के कारण भारतीय मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इन सारी पॉइंटों को आज हम लोग इसी चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले हिमालय को पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ हिमालय पर्वत के बारे में कहा जा रहा था कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत क्या है, भारत की उत्तर सीमा पर स्थित है और यह क्या है, युवा है एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। वलित पर्वत का अर्थ क्या होता है, तो देखिए वलित पर्वत का अर्थ क्या होता है, जैसा कि पृथ्वी की प्लेटों की टकराव से बनने वाले पर्वत होते हैं। तो यह पृथ्वी के प्लेट की टकराव से ही बना है, एक यूरेशियन प्लेट और नीचे से भारतीय प्रायद्वीप प्लेट, इन दोनों का टकराव हुआ और बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर की मलबा उठते गया और इस तरह जो है हिमालय का निर्माण हुआ। जहां दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती है और पृथ्वी की पपड़ी वलित यानी कि मुड़ जाती है तो ऊंचे उठती है और इस तरह जो है पर्वत का निर्माण होती है, तो उसे वलित पर्वत कहते हैं। तो याद रखिएगा हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, वलित पर्वत है, युवा है, ठीक है, भूगर्भीय रूप से युवा है एवं बनावट की दृष्टिकोण से वलित पर्वत है।
ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्वी दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। हिमालय पर्वत क्या है कि पश्चिम पूरब में जो है सिंधु नदी से लेकर के जो है ब्रह्मपुत्रा तक फैली है। पश्चिम में इसका विस्तार सिंधु नदी और पूरब में इसका विस्तार ब्रह्मपुत्रा नदी तक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यह भी याद रखना है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और यह माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है। कितना ऊंचा है, तो 8,850 मीटर जो है यह ऊंचा है, जो विश्व यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन चीन में इसी को क्या जाना जाता है, चोमोलुंगमा के नाम से चीन में इसी माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यानी कि यह जो हिमालय है यह 2400 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। क्या करती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अब देखिए क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर, लंबाई मतलब क्या, लंबाई मतलब हो जाता है आपका पूरब से पश्चिम विस्तार। अगर देखा जाए तो पूरब से पश्चिम में विस्तार क्या है, 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई यानी कि उत्तर से दक्षिण का बात कर रहा है, तो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार क्या है, कश्मीर में तो 400 किलोमीटर, एवं अरुणाचल प्रदेश में जाइएगा तो यहाँ कितना 150 किलोमीटर इस हिमालय का विस्तार है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। यानी कि पश्चिमी भाग की तुलना में जो है क्या है कि पश्चिमी भाग इधर है ना, क्या कहते हैं, सिंधु नदी की तरफ पश्चिमी भाग और ब्रह्मपुत्रा नदी की तरफ पूर्वी भाग है। तो इस पूर्वी भाग में ऊंचाई अत्यधिक है इस पश्चिमी भाग की तुलना में। ठीक ना, तो याद रखना है इस पश्चिमी भाग की तुलना में इस पूर्वी भागों में ऊंचाई अत्यधिक है। ठीक ना, उसके बाद ऊंचाई पूर्वी भाग में क्यों अत्यधिक है, क्योंकि प्लेटों का जो टकराव हुआ तो उसके बाद जो है अत्यधिक जो है वह प्रेशर, अत्यधिक दबाव जो है वह पूर्वी भागों में पड़ा पहले, इसलिए जो है पूर्वी भाग में अत्यधिक ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसा कि यहाँ ट्रांस हिमालय का बात नहीं करा है और ट्रांस हिमालय के छोड़ के मुख्य हिमालय जो 3 है उस मुख्य हिमालय का बात किया है। ठीक है, तो वैसे तो हालांकि हम लोग ट्रांस हिमालय को भी जो है मैप में देख चुके हैं। अब देखिए 3 भागों में किस किस भागों में बांटा गया है, तो पहले जो है यह विरहद हिमालय यानी कि इसी को ग्रेट हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, विरहद हिमालय या महान हिमालय जो है। और दूसरा जो है मध्य हिमालय, जिसे क्या कहते हैं, लघु हिमालय भी कहा जाता है। और इस बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बृहद हिमालय जो है साल के 365 दिन जो है वह बर्फ से ढके रहते हैं। और इस बर्फ से ढके रहने के कारण इस हिमालय से निकलने वाली नदियां में जो है सालों साल वर्ष जो है वह पानी रहता है। ठीक है, यानी कि पानी का अभाव नहीं होता है इसी वजह से। अब देखिए क्या है कि मध्य हिमालय, तीसरा क्या था कि एक शिवालिक हिमालय, नेक्स्ट यानी अंतिम शिवालिक हिमालय है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि संख्या में घाटियां पाई जाती है, इन श्रृंखला के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहा जाता है, इसका बात करा जा रहा है पहले, महान या आंतरिक हिमालय का बात। और इसी महान या आंतरिक हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए यह सबसे अधिक क्या है, सतत श्रृंखला है, यानी कि यह टूटा फूटा नहीं है। ठीक ना, उसके बाद देखिए इसका बात करा जा रहा है, बृहद हिमालय का बात करा जा रहा है। और बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर जो है बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है। अब सर्वाधिक ऊंचे शिखर और औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर किसमें है, इसी बृहद हिमालय में है।
किसमें है? इसी बृहद हिमालय में है। इसी बृहद हिमालय का हिस्सा कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसी बृहद हिमालय का हिस्सा जो है, बृहद हिमालय का हिस्सा भी क्या है? माउंट एवरेस्ट भी इसी बृहद हिमालय का हिस्सा है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मुख्य शिखर इसमें है। सबसे पहले दिया गया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल देश में है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 है, लेकिन इसका ऊंचाई क्या है? बढ़ते रहता है, तो 8,850 मीटर अभी हालांकि है। कंचनजंगा जो है यह भारत में है, और यह कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। भारत में सिक्किम और नेपाल दोनों की सीमा पर कंचनजंगा है, तो याद रखना है। भारत में इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। अब कंचनजंगा जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की नहीं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, देखिए क्या होता है भारत से रिलेटेड, कि जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, उसके बाद जो है देखिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन से कैसे पूछा जाता है। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो काराकोरम में बांटा गया है, दूसरा लद्दाख, उसके बाद क्या कहते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू को क्या कहते हैं? केटू है काराकोरम की, और इस केटू को क्या कहते हैं? केटू है, केटू को जो है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। हाँ, केटू को जो है गॉडविन एस्टीन कहा जाता है, ठीक है, गॉडविन एस्टीन कहा जाता है। अब यह गॉडविन एस्टीन जो है हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह भारत में नहीं है, ठीक है, भारत में नहीं है, इसलिए यहाँ की लगाया जाता है। भारत में यह नहीं है, यह पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। यानी जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा क्या कहते हैं, पाकिस्तान के पास है, वहां चले गया है, इसलिए जो है इसमें जो है कहा जाता है कि यह भारत में नहीं है। लेकिन हम लोग जो है काराकोरम को भी क्या मानते हैं कि हमारा ही हिस्सा है, इसलिए की अगर लगा रहेगा तो केटू हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है, भारत में कंचनजंगा हो जाएगा। तो याद रखना है 8598 मीटर कंचनजंगा। उसके बाद देखिए मकालू। मकालू कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8481। धौलागिरी नेपाल में ही है, इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 8172 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ और क्या है, नंगा पर्वत। यह नंगा पर्वत कहाँ है? नंगा पर्वत यहाँ भारत गलत है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? नेपाल में। नंदा देवी भारत में है, भारत की किस स्टेट में? उत्तराखंड में स्थित है। कामेत कहाँ है? भारत में है, उत्तराखंड में स्थित है। नामचा वर्मा कहाँ है? भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुरला मंधाता कहाँ है? नेपाल में स्थित है, ठीक है, तो याद रखना है इस तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महान हिमालय के वलय की प्राकृतिक क्या है? असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। क्रोड किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। किसका ग्रेनाइट का क्रोड बना है? वलय की जो प्राकृतिक असमित है इसका, ठीक ना। अब वलय की असमित प्राकृतिक किसका? वलय की प्राकृतिक असमित है, इसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए यहाँ जो है वलय की प्राकृतिक असमित है, इसका अर्थ होता है कि इसकी चट्टानों की परतें एक समान रूप से जो है, इसकी चट्टानों की परतें एक समान रूप से नहीं है, मुड़ी हुई है, बल्कि एक तरफ से ज्यादा मुड़ी हुई है, दूसरी तरफ से कम मुड़ी हुई है, जिससे एक होंग बैंक जैसी आकृति बनती है। तो याद रखिएगा कि वलय की प्राकृतिक असमित है। किसकी वलय की प्राकृतिक असमित है? तो महान हिमालय की वलय की प्राकृतिक असमित है, यानी कि क्या कहते हैं, महान हिमालय को ही क्या कहते हैं? बृहद हिमालय भी कहते हैं।
तो बृहद हिमालय, महान हिमालय की। नेक्स्ट पॉइंट है, यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। किसका बात करा जा रहा है? महान हिमालय की श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। किससे? महान हिमालय से बहुत सी हिमानियों का क्या होता है? प्रवाह होता है, ठीक ना। बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है हमसे कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों का नाम क्या है? हिमानियों यानी कि बर्फ, हिमानियों मतलब बर्फ की नदी। अब देखिए हिमानी का बात कीजिएगा, हिमनद का बात कीजिएगा तो गंगोत्री जो है इसी का हिस्सा है। जो हिमानी है यमुनोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी का क्या कहते हैं? उद्गम होता है। यमुनोत्री, यमुनेत्री से क्या होता है? यमुना नदी का विकास उद्गम होता है। तो याद रखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ ये सब कहाँ है? महान हिमालय का ही हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसी का क्वेश्चन, कि भारत के उन राज्य के नाम जहां पर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। तो अभी जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। तो अब किसका बात करा जा रहा है? अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे वह किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम लोग जो पढ़ रहे थे वो क्या कहते हैं? बृहद हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो यहाँ से पॉइंट दिया गया है यह पॉइंट मध्य हिमालय के बारे में दिया गया है। और मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे मिडिल हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है मध्य हिमालय को लघु हिमालय, मिडिल हिमालय। अब मध्य हिमालय के बारे में क्या दिया गया है कि हिमाद्री के दक्षिण में यानी बृहद हिमालय के नीचे है यानी कि दक्षिण में है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसी मध्य हिमालय या लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय भी कहते हैं। और इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित सेलों से हुआ है। अत्यधिक संपीड़ित मतलब क्या होता है कि अत्यधिक दबाव देने से। और जब हम किसी भी चट्टान पर अत्यधिक दबाव देते हैं तो उस चट्टान का रूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो उस चट्टान को क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान कहते हैं या परिवर्तित चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि इस हिमालय का निर्माण परिवर्तित सेल से हुआ है। अब इनकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर की बीच है और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ऊंचाई 3700 से 4500, चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो क्या कहते हैं, ठीक से नहीं दिया गया है, बांट कर विभाजन नहीं किया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, जबकि इस हिमालय को भी यानी कि लघु हिमालय, मध्य हिमालय को भी जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक तो पहले पीर पंजाल कहा जाता है, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। और यह पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और थोड़ा सा इसका भाग जो है हिमाचल प्रदेश में भी आ जाता है। उसके बाद पीर पंजाल के बाद धौलाधार श्रेणी में बांटा गया है। और धौलाधार श्रेणी जो बांटा गया है तो धौलाधार श्रेणी का मुख्य हिस्सा हिमाचल प्रदेश में है और इसका कुछ हिस्सा जो है उत्तराखंड में भी आ चुका है। उसके बाद क्या कहते हैं, धौलाधार के बाद पीर पंजाल के बाद धौलाधार और धौलाधार के बाद जो है वह क्या आ जाता है? मसूरी आ जाता है। और यह मसूरी को क्या कहते हैं? मसूरी आ जाता है। और यह मसूरी कहाँ है? मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद मसूरी के बाद जो है महाभारत श्रेणी है और यह महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो महाभारत श्रेणी जो है यह नेपाल में स्थित है। और यह चारों हिस्सा किसका भाग है? यह चारों भाग जो है यह क्या कहते हैं? मध्य हिमालय, लघु हिमालय का भाग है, ठीक है। तो याद रखिएगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय का भाग। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल कांगड़ा कुल्लू की घाटी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो देखिए कश्मीर की घाटी, हिमाचल कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित है किस क्षेत्र में? मध्य हिमालय में। अब देखिए क्या होता है कि कश्मीर की घाटी में क्या होता है
कि इस घाटिया में हिमोड यानी कि हिम का क्या होता है, यानी कि बर्फ का क्या होता है, अपर्दन अपक्षय होने के बाद जो है वह एक कहीं जगह जमा होता है पतला परत के रूप में, यानी कि हिमोड का क्या होता है, अपर्दन होता है, और उस अपर्दन के कारण स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो उस स्थलाकृति को क्या कहते हैं, करेबा कहते हैं। और यह करेबा वाला क्षेत्र जो है केसर की खेती के लिए जो है यह क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो याद रखिएगा, यह करेबा कहाँ देखने को हमें मिलती है, कश्मीर की घाटी में। और करेबा किस फसल की उपजाऊ के लिए, तो केसर की उपजाऊ के लिए। अब इसी मध्य हिमालय से और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मध्य हिमालय के ऊंचे ऊंचे ढलान वाले भाग पर क्या होता है कि जो है घास उग जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, घास उग जाता है बर्फ पे ही। तो उस घास को कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। और उसी घास को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, तो बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ठीक ना, याद रखना है, मर्ग यानी सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक ना, यह सब सोनमर्ग और गुलमर्ग किसका एग्जाम्पल है, घास की मैदान का एग्जाम्पल है। और यह सोनमर्ग गुलमर्ग कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अब बुक में दिया गया है कि ज्ञात कीजिए कि एटलस से मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें और उन राज्य की नाम लिखें। तो देखिए, मैसूरी देहरादून में है, नैनीताल नैनीताल की जिला उत्तराखंड की ही जिला नैनीताल में है। उसके बाद क्या कहते हैं और एक ना रानीखेत, यह उत्तराखंड की अल्मोड़ा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमें शिवालिक हिमालय के बारे में दिया गया है। अभी तक हम लोग एक बृहद हिमालय पढ़े, दूसरा लघु मध्य हिमालय, और तीसरा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। तो देखिए, शिवालिक हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। शिवालिक हिमालय का निर्माण अभी हम लोग पढ़ेंगे, अवसाद, नदियों के अवसाद से हुआ है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है। कितनी है, 10 से 50। और ऊंचाई कितनी है, 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखला से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित अवसाद मतलब गिट्टी वगैरह, जो कंकर वगैरह लाया जाता है, उस अवसाद से बना है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। शिवालिक वाला घाटियां निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं, दून के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या है कि जैसा कि यहाँ रहा होगा, अगर माना कि हम मान लेते हैं कि यह भाग क्या है, मध्य हिमालय वाला भाग है, और यह शिवालिक हिमालय वाला भाग है, तो बीच में जो क्षेत्र बचता है, उस बीच के लंबवत क्षेत्र को पश्चिम में क्या कहते हैं, दून कहते हैं, और पूरब में क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। तो याद रखिएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो है बीच में स्थित लंबवत घाटी को पश्चिम में दून कहते हैं, और पूरब में इसे क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह। पेज में जो है मैप दिया गया है। इस मैप से हमें क्या समझना है कि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह जो काराकोरम वाला भाग है, काराकोरम है, और लद्दाख है और जास्कर, यह तीनों क्या है, ट्रांस हिमालय का भाग है। इन तीनों में जो है काराकोरम जो है, ये इसका विस्तार चीन तक गया है, पौमीर की पठार तक। ठीक है, और इसी काराकोरम का जो विस्तार है, यहाँ चीन में कैलाश पर्वत श्रेणी तक भी गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि काराकोरम का विस्तार इधर यदि बात करें तो पौमीर की पठार तक गया है, और इधर यदि बात करें तो चीन यानी कैलाश श्रेणी तक गया है। पौमीर की पठार जो है 2 पर्वतों से मिला है, पाकिस्तान की ओर से हिंदू कुश से, और तिब्बत की ओर से कुनूल श्रेणी से मिला है। और इस पमीर की पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ जो है मानसरोवर झील है, और इसी मानसरोवर झील के आसपास से ही जो है ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, और इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यह ब्रह्मपुत्रा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज की से होकर, इस गार्ज का नाम क्या है, क्या कहते हैं, नामचा वर्मा,
नामचा वरवा जो है इस गार्ज का नाम है, और इसी गार्ज से जो है अरुणाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्रा नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इस ब्रह्मपुत्रा नदी को असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असम में किस नाम से? ब्रह्मपुत्रा के नाम से। और बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, तिब्बत में सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और यह भारत में नामचा वर्मा से होकर, नामचा वर्मा नामक गार्ज से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्रा में असम के नाम से, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसा कि हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि क्या कहते हैं, बिरहद, यह बिरहद हिमालय के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग मध्य हिमालय के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़े हैं। तो बिरहद हिमालय जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह सतत हिमालय है, और यहाँ दिया देख सकते हैं इमेज में, जो यह क्या है, कहीं भी टूटा फूटा नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यदि मध्य हिमालय का बात करते हैं, तो इसमें अत्यधिक असम है यानी अवरोध है, असम है यानी कि यह क्या है, अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, टूटा फूटा हुआ है, जैसा कि इमेज में देख सकते हैं। और इसी मध्य हिमालय को हम लोग पढ़ चुके हैं कि 4 भागों में बाँटा गया है। एक पीर पंजाल, दूसरा क्या कहते हैं, धौलाधार, तीसरा क्या कहते हैं, मसूरी, और चौथा कहते हैं महाभारत श्रेणी में बाँटा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट अंतिम हम लोग जो पढ़े हैं वह क्या पढ़े हैं, शिवालिक पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तरी मैदान पढ़ने वाले हैं, उत्तरी मैदान पढ़ने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं यह उत्तरी मैदान है, और उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो क्या कहते हैं, नदियों के अवक्षेप से हुआ है, नदियों के अवसाद से हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की पठार को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे कि प्रायद्वीपीय भारत के बाद, तो प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहाँ यह जो है पश्चिम घाट है, यह क्या है, पश्चिम घाट है, और यह वाली लाइन जो है पश्चिम तट है, और पश्चिम घाट और पश्चिम तट के बीच में पश्चिम मैदान है। उसके बाद यह पूर्वी घाट है, जो पूर्वी घाट क्या है, असम है यानी कि ऊबड़ खाबड़ है यानी कि टूटा फूटा है, और यह पूर्वी क्या है, तट है, और पूर्वी घाट और पूर्वी तट इन दोनों के बीच क्या है, पूर्वी मैदान है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हिमालय पर्वत के बारे में और दिया गया है कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े हैं, बिरहद हिमालय के बारे में पढ़े हैं, मध्य हिमालय के बारे में पढ़े हैं, और शिवालिक हिमालय, यह 4 विभाजन करके हम लोग जो है हिमालय को पढ़े हैं। तो यह जो विभाजन था, यह उत्तर दक्षिण के उत्तर दक्षिण की ओर विभाजन किया गया था, उत्तर दक्षिण के तरफ जो है यह विभाजन किया गया था। लेकिन उत्तर दक्षिण के अलावा जो है और 4 भागों में बांटा गया है, और उसमें जो है हिमालय को पश्चिम से पूरब की ओर बांटा गया, पश्चिम से किधर, पूरब की ओर बांटा गया, पश्चिम से पूरब की ओर बांटा गया। और इन वर्गीकरण को नदी घाटी के सीमा के आधार पर बांटा गया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह नदी घाटी के सीमा के आधार पर बांटा गया है, और यह हम लोग जो पढ़े हैं ट्रांस हिमालय, बिरहद हिमालय, मध्य और शिवालिक हिमालय, यह जो बांटा गया था हिमालय के निर्माण, हिमालय के समयावधि के निर्माण के आधार पर बांटा गया था। हिमालय का जैसे जैसे निर्माण हुआ था वैसे वैसे उसका विभाजन किया गया था। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सीमा, नदी घाटी के सीमा के आधार पर। उदाहरण के लिए देखिए क्या दिया गया है, सतलुज एवं सिंध के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सतलुज एवं सिंध यानी कि सिंध के बीच और सतलुज नदी के बीच, याद रखना है कि पंजाब हिमालय किसे कहते हैं, सिंध और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं, ठीक है। लेकिन पश्चिम से पूरब तक क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, हिमाचल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सतलुज तथा काली, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि सिंध और सतलुज यह नदियां हैं, तो इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। अब यह सतलुज नदी थी, अब क्या हो जाएगा, सतलुज और एक और नदी है काली नदी, तो यह सतलुज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, सतलुज और काली नदी के बीच के स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे,
कुमाऊं हिमालय कहेंगे। काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? नेपाल हिमालय कहेंगे, काली और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को। ठीक है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को जो है असम हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? असम हिमालय कहेंगे। देखिए, जैसा कि यहाँ दिया गया है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह 1 2 3 4 विभाजन किया गया है फिर से नदी के घाटी के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ब्रह्मपुत्रा हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा में प्रवेश कर जाती है। दिहांग गार्ज में जो है यह भारत में जब यह प्रवेश करती है तो दिहांग गार्ज होकर के जो है भारत में प्रवेश करती है। किस गार्ज होकर के? दिहांग गार्ज होकर के जो है भारत में यह नदियां प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 7 फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है। कौन सी पहाड़ी? यह पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल से बनी है, यह घने जंगल से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखला एवं घाटिया के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिज्जो तथा मणिपुरी पहाड़ी शामिल है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तरी मैदान को पढ़ने वाले हैं। उत्तरी मैदान को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या हुआ है कि उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बना है। एक सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा तथा इनकी सहायक नदियों से जो है उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद क्या रखना है कि उत्तरी जो मैदान है उसका निर्माण 3 सहायक नदियों से हुआ है। 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों से। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, यानी कि इन नदियों के द्वारा जो मृदा लाई जाती है, अवसाद लाई जाती है, उस मृदा से बना है। लाखों वर्ष में हिमालय के गिरिपाद यानी कि हिमालय के नीचे क्षेत्र में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ी का निक्षेपण हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। यानी हिमालय के नीचे जो है यह अवसाद, नदी की अवसाद जमा होते गया, लाखों वर्ष लगा इस तरह जमा होने में, और तब जाकर के जो है इस मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार यानी उत्तरी मैदान का विस्तार जो है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से लेके जो है 320 किलोमीटर तक यह मैदान क्या है? चौड़ा है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी से भी इस मैदान का निर्माण हुआ है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहां लोगों का क्या है? निवास है। तो याद रखना है, माजुली द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उत्तरी मैदान के बारे में कह रहा है कि यह सघन जनसंख्या वाला क्या है? भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, यानी कि मृदा भी है, उसके बाद पर्याप्त पानी की उपलब्धता है। अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। यानी कृषि की दृष्टि से यह क्षेत्र जो है उत्तरी मैदान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। यानी कि हिमालय से जो भी नदियां आती है, उत्तर की ओर से जो भी नदियां आती है, वह निक्षेपण की कार्य करके जो है इस मैदानों का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण, जैसा कि यह नदियां जो आती है पहाड़ से आती है और यहाँ जब उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है तो यहाँ क्या हो जाता है? ढाल कम हो जाता है। तो ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का क्या करती है? निर्माण करती है। और नदी द्वीप का निर्माण करती है। साथ में जो नदियां पहाड़ों से लेकर या पहाड़ के नीचे से लेकर जो भी अवसाद आई है, उस अवसाद को अब गति कम होने के कारण वह नदियां जो है आगे लेकर नहीं जा पाती है। तो क्या करती है कि उस अवसाद को बीच में ही छोड़ देती है, और बीच में छोड़ देती है तो उसका रास्ता क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब रास्ता बंद होने के कारण वह नदियां फिर से जो है यहाँ से कई रास्तों में बंट जाते हैं। क्या होती है? कई रास्तों में बंट जाती है। और जब यह नदियां कई रास्तों में बंटती है तो इस बंटने वाली नदियां को क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं।
जैसा कि देखिए यहाँ दिया गया है। नदियाँ क्या करती है, अपने निचले भागों में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है और इन धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। क्या करती है नदियाँ, बहुत सी धाराओं में बढ़ती हैं और इस धाराओं को क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दाओब का अर्थ होता है दो नदी के बीच का क्षेत्र। दो आब का अर्थ क्या होता है, दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसा कि अब हम यदि बात करें कि यह मान लेते हैं कि गंगा नदी है और यहाँ इधर से आ रही है कौन सी नदी, इधर से आ रही है आपको यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। तो इस बीच वाले क्षेत्र को क्या कहिएगा, दोआब कहते हैं, ठीक है। अब दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, अर्थात आब का अर्थ पानी होता है। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ पांच होता है और आब का अर्थ पानी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उत्तरी मैदान के बारे में ही। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर जो है तीन उपवर्गों में जो है विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को कितने भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस मैदानों की बहुत बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो देखिए सिंधु तथा इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां हैं। इन पांचों नदी के द्वारा जो क्षेत्र बनाया गया है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा भागो क्या है, उत्तरी मैदान का दूसरा भाग क्या है, गंगा का मैदान। अब गंगा का विस्तार जो है घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। घग्गर यानी कि सरस्वती नदी को कहते हैं, ठीक है। तो घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। यह उत्तरी भारत में जो है गंगा का मैदान जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगालों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्रा का मैदान, यह तो दूसरा था गंगा का मैदान और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। पहला है पंजाब का मैदान, ठीक है, किसका, पंजाब का मैदान। दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन तीनों भाग में जो है, इन तीन भाग में जो है बांटा गया है उत्तरी मैदान को, ठीक है। तो याद रखना है पंजाब की मैदान, गंगा की मैदान और ब्रह्मपुत्रा की मैदान। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि उत्तरी मैदान की व्याख्याता सामान्यतः इसके ऊंचावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। विविधता का अर्थ क्या होता है, भिन्नता, और ऊंचावच का अर्थ क्या होता है कि धरातल के ऊंचाई नीचाई से बने भू आकृति का प्रतिरूप। जैसा की बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान, ये सब क्या है, ऊंचावच का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि जैसा कि ऊंचावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, यह सही नहीं है। यानी इसका कहने का अर्थ क्या है कि उत्तरी मैदान जो है वह, अगर हम कह सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि यह समतल ही है, ठीक है। उत्तरी मैदान में भी ऊंचावच हमें देखने को मिलती है, यानी कि पर्वत, पठार वगैरह हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है, यानी कि भिन्नता है। इन विस्तृत मैदान की, यानी कि उत्तरी मैदान का बात कर रहा है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को जो है चार भागों में विभाजित किया गया है। नदियों, पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से। देखिए अब जो है विविधता के आधार पर, भौगोलिक आकृति में विविधता के आधार पर, ऊंचावच के आधार पर जो है उत्तरी मैदान को चार भागों में बांटा गया है। क्या क्या चार भाग में, पहला तो भावर प्रदेश, दूसरा क्या कहते हैं, भावर के बाद जो है तराई प्रदेश आता है और तराई के बाद खादर आता है और खादर के बाद क्या, बागर आता है, ठीक है। इन चार भागों में जो है उत्तरी मैदान को बांटा गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि भावर पहले क्या होता है, उसके बाद तराई को समझेंगे, उसके बाद खादर, उसके बाद बागर को समझेंगे। देखिए क्या होता है, भावर जो होता है, भावर जैसा कि नाम से ही लगता है कि यह क्या होगा, कि यह क्या कहते हैं, गिट्टी कंकर वाला क्षेत्र होगा। क्या होगा, कंकर वाला क्षेत्र होगा। भावर के नाम से जाना जाता है, भावर के नाम से क्या जाना जाता है, यहाँ कहाँ से,
यहाँ देखिए, जैसा कि नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका मतलब कंकर और पत्थर का निक्षेपण करती है। कहाँ निक्षेपण करती है? जब शिवालिक हिमालय से निकलती है, यह माना कि शिवालिक हिमालय है और इस शिवालिक हिमालय से निकलती है तो 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में जो है नदियां, यह तो पहाड़ है शिवालिक हिमालय, और पहाड़ से निकलती है तो इसका स्पीड ज्यादा रहती है, नदियां का गति ज्यादा रहती है, और गति ज्यादा रहने के कारण यह 8 से 16 किलोमीटर तक कंकर पत्थर को जमा कर देती है। उसके बाद नदियां का क्या होती है, पहाड़ जो है वह ढाल जो है कम हो जाती है, जिस वजह से नदियां इस कंकर पत्थर को और आगे तक नहीं ले जा पाती है और इसी के रेंज में छोड़ देती है 8 से 16 किलोमीटर की रेंज में। तो इस 8 से 16 किलोमीटर के रेंज को जो है क्या कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाबर प्रदेश किसे कहते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। सरिता का अर्थ क्या होती है? सरिता का अर्थ नदी होता है। ठीक है, यानी कि सभी नदियां जो है इस भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती है। अब देखिए गिट्टी है, कंकर है, तो इस कंकर में क्या होगा, जब पानी चलेगा ना, क्या कहते हैं, इस कंकर में पानी आएगा ना, तो पानी तो अंदर चले जाएगा और कंकर ऊपर से देखने में लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि सरिताएं भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाती है। और जब इस भाबर प्रदेश से आगे निकलती है तो इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं यानी कि नदियां पुनः निकल आती है। यानी इस भाबर प्रदेश से जब नदियां आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि इस भाबर प्रदेश से जब नदियां आगे बढ़ती है तो हमें क्या लगता है, पानी दिखने को लगता है, पानी दिखने को मिलता है, यानी हम कह सकते हैं कि फिर नदियां जो है वह निकल आई है। अब क्या होता है कि एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। अब इस गिट्टी वाले प्रदेश से जब नदियां निकलती है तो यहाँ माना कि निकल कर आई, तो यहाँ अब क्या होता है कि सभी नदियां यहाँ निकल कर आएगी, और जब ज्यादा नदी पानी को यहाँ लेकर आएगी तो यहाँ अब क्या होगा, यहाँ मिट्टी है, तो अब यह क्या हो जाएगा, कैसा क्षेत्र हो जाएगा, दलदल वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी में दलदल को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। तो भाबर प्रदेश के नीचे दलदल वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र कहेंगे। अब यह वन्य प्राणी से भरा घने जंगल का क्षेत्र है। कौन सा, दलदल वाला क्षेत्र, तराई क्षेत्र जो है प्राणी और घने जंगल का क्षेत्र है। बंटवारा के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा रहा है, काटा गया। ठीक है, तो याद रखना है कि तराई प्रदेश को जो है जब पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था, तब क्या कहते हैं, जब उस पाकिस्तान से भारत जो लोग आए थे उसको खेती के लिए जो है इस प्रदेशों को काटा गया, जंगल को काटा जा चुका है। अब इसी क्षेत्र में क्या है, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और यह दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तराई क्षेत्र में आता है, यानी यूपी और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी मैदान की सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, दो भाग पढ़ चुके हैं उत्तरी मैदान को, चार भागों में बांटे थे, एक तो भावर में बांटे थे, तो गिट्टी और कंकर वाले क्षेत्र को भावर कहते हैं। उसके बाद दलदल में बांटे थे, यानी कि तराई क्षेत्र में बांटे थे, दलदल को क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो भावर भी पढ़ चुके हैं, तराई क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, खादर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, खादर पढ़ना है, यानी कि यहाँ भांगर दिया गया, इसी को खादर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वे नदी के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित होते हैं। कौन सा, विशालतम, यानी कि देखिए क्या होता है कि अब जो है खादर और बागर जलोढ़ मृदा से ही बनता है। तो जलोढ़ मृदा से क्या बनता है, एक तो खादर भी बनता है और एक क्या कहते हैं, बांगर भी बनता है। तो देखिए खादर कैसे बनता है जलोढ़ मृदा से, जब नदियां क्या कहती करती है कि 2 4 5 सालों पर बाढ़ आती है जिस नदियां में, उस नदियां के आसपास के क्षेत्र को क्या कहेंगे, खादर कहेंगे। जब नदियां में 2 4 5 साल पर एक बार बाढ़ आएगी, यानी जब ज्यादा दिनों पे बाढ़ आती है तो वहां ज्यादा दिनों पे जलोढ़ मृदा का क्या कहते हैं, निर्माण होता है। और बांगर उस क्षेत्र को कहते हैं जिस क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जिस क्षेत्र में क्या कहते हैं, 2 4 5 सालों पर बाढ़ आता है, उसे खांदर कहते हैं। तो उसी को भांगर के नाम से जाना गया है। यानी इस क्षेत्र में जो है नदियां की पानी यानी कि बाढ़ जो है बहुत दिनों के बाद आती है। इस क्षेत्र की मृदा क्या होती है, चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ आने वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप, जैसा कि देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं खांदर किसे, बागर के बारे में, और यहाँ दिया भी गया है कि बाढ़ आने
बाढ़ आने वाले मैदान के नए युवा निक्षेप को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जैसा कि हम लोग उल्टा पढ़ लिए थे, खादर को क्या पढ़ लिए थे? सॉरी, यहाँ होना चाहिए था क्या? खादर, सॉरी, बांगर के जगह हम लोग क्या पढ़ लिए? खादर को पढ़ लिए, और खादर के जगह हम लोग जो है बांगर को पढ़ लिए। ठीक है, यानी खादर वाले क्षेत्र क्या होता है? नया निक्षेप वाला होता है, जहाँ खादर वाला क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, और बांगर वाला क्षेत्र में क्या होता है? प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है। ठीक है, हम लोग उल्टा पढ़ लिए थे। अब देखिए, इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है। किसका? खादर का। इसलिए ये उपजाऊ होता है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है खादर और बांगर किसे कहते हैं। ठीक है, भावर भी किसे कहते हैं और तराई प्रदेश भी किसे कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ना है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, अग्नीय और रूपांतरित सेलों से बना है। अग्नीय सेल कहे तो सीधे दिमाग में रजिस्टर कर लीजिएगा, जैसे ही अग्नीय सेल कहेगा सोच लीजिएगा यह ज्वालामुखी से बना हुआ है, क्योंकि ज्वालामुखी के फूटने से जो है अग्नीय सेल का निर्माण होता है। जब अग्नीय सेल से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है, यानी कि ज्वालामुखी से जो है ज्वालामुखी विस्फोट से जो है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। रूपांतरित सेल, यानी कि इसी सेल पर जब अग्नेय सेल पर अत्यधिक टेम्परेचर और दबाव देते हैं, यानी प्रेशर देते हैं, तो यह क्या करता है? अपना रूप चेंज कर लेता है और रूपांतरित सेल का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। जैसा कि हम लोग शुरुआत में ही जो है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ चुके थे कि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ है, तो गोंडवाना भूमि को टूटने से हुआ है। और यह गोंडवाना भूमि कैसे टूटा है, यह भी हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है कौन? प्रायद्वीपीय पठार सबसे हमारे भारत का प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अब इसी पठार भाग में देखिए, सबसे पहले हमारे भारत का जो हिस्सा था वह किसका निर्माण हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद हमारे भारत की हिमालय का निर्माण हुआ है, और हिमालय के बाद जो है हमारे भारत की उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इसी पठारी भाग में जो है हमें चौड़ी तथा छिछली घाटियां भी है, गोलाकार पहाड़ी भी है, जिसे हम लोग जो है इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, इस पठार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन की पठार। ठीक है, अब देखिए, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या कहते हैं, नर्मदा नदी के जो है ऊपर वाले भाग जो है, नर्मदा नदी के ऊपर वाले भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा गया है, और नर्मदा नदी के नीचे के भाग को दक्कन का पठार कहा गया है। क्या कहा गया है? दक्कन का पठार कहा गया है। ठीक है, अब नर्मदा नदी के ऊपर जो है क्या है? विंध्य श्रेणियां हैं। नर्मदा नदी के नीचे सतपुरा श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी के ऊपर मालवा का पठार है। मालवा की पठार के लेफ्ट साइड में जो है मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ की जो है लेफ्ट साइड में अरावली है। ठीक है, यह अरावली और मालवा की पठार के बीच में कौन है? मेवाड़ की पठार। तो नर्मदा नदी के ऊपर यह मालवा के क्षेत्र वाला जो भाग है, यह क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और यह भी क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, यह नर्मदा नदी क्या है? यह नर्मदा नदी अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। वहां अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती है क्या? ठीक ना, डेल्टा नहीं बनाती है। यह क्या बनाती है? तो क्या कहते हैं, यह जो है एस्टूरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। यह मध्य उच्च भूमि का चौहद्दी बताया जा रहा है। ठीक है, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान की बलुआई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है, यानी मध्य उच्च भूमि के बारे में कहा जा रहा है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल,
सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूरब की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र की ढाल का जो है वह ढाल किधर है यह बताती है। देखिए यह नदियां जो है क्या है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि का भी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि नर्मदा नदी से ऊपर वाले स्थल का बात कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी से ऊपर जो है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदियां, ये नदियां क्या करती है कि इधर से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। यानी गंगा नदी में मिलने का अर्थ क्या हो गया कि यह नदियां जो है यह नदियां जो है उत्तर पूरब की तरफ बहती है। यह नदियां देख लीजिए आप, यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब यदि यहाँ से जब निकलती है तो यह क्या होगा, उत्तर होगा और यह पूरब होगा ना। तो अब देखिए यह नदियां क्या करती है, इधर बहती है, गंगा नदी में मिलती है, यानी कि यह नदियां उत्तर पूरब की ओर बहती है। जब यह नदियां उत्तर पूरब की ओर बहती है, यानी हम कह सकते हैं कि मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है दक्कन क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा मध्यवर्ती उच्च भूमि वाला है, उस भूमि का ढाल किधर है, तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पूरब की ओर है, ठीक है। किधर है, उत्तर पूरब की ओर है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं इसी नदी के आधार पर, इस नदी के बहने के आधार पर हम लोग कह सकते हैं ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में क्या है, चौड़ी है, लेकिन पूरब में संकीर्ण है। पश्चिम में चौड़ी मतलब राजस्थान की ओर क्या है, यह भूमि चौड़ी है। और इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड, यानी किसका, मध्यवर्ती उच्च भूमि का बात कर रहा है। बुंदेलखंड कहाँ है, तो यह एमपी और यूपी की जो है सीमा पर है, एमपी और यूपी में स्थित है, ठीक है। बघेलखंड का यदि आपसे बात करें, बघेलखंड कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ और यूपी की सीमा पर है, ठीक है। बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूरब के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार तक जो है यह मध्यवर्ती उच्च भूमि गया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार क्या है, जैसा कि रुकिए एक मिनट देखते हैं मैप हम लाए हैं या नहीं इसमें। देखिए जैसा कि यहाँ अब यदि हम पहले थोड़ा सा देख लें मैप में मध्यवर्ती उच्च भूमि को, देखिए मैप में यहाँ देख लेते हैं, मैप में इसी में दिया गया है मध्यवर्ती उच्च भूमि। देख लीजिए यह नर्मदा नदी है, यह क्या है, नर्मदा नदी है ना। यह नर्मदा नदी कहाँ से निकल रही है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। जब यह मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है तो नर्मदा नदी के ऊपर विंध्य श्रेणी और नर्मदा नदी के नीचे सतपुरा श्रेणी, और यह विंध्य और सतपुरा की जो है भ्रंश घाटी से होकर यह नदियां खंभात खाड़ी में गिरती है। और यह मालवा का पठार हो गया, यह अरावली श्रेणी हो गया, और बीच में क्या कहते हैं, मेवाड़ का पठार है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि चंबल नदी जो है यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। चंबल नदी किस नदी में, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ है। उसके बाद क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का पठार हो गया। उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं, बुंदेलखंड है, यहाँ बघेलखंड है, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है यह मैप है। और यहाँ जो है इस ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहते हैं, ठीक है। और इस नीचे वाले भाग को दक्कन का पठार कहते हैं, जैसा कि यहाँ जो है दिया गया भी है, दक्कन का पठार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। मध्यवर्ती उच्च भूमि के ऊपर वाले भाग को जो है क्या कहते हैं, गंगा का मैदान कहते हैं, ठीक ना, गंगा का मैदान कहते हैं। चलिए देखते हैं हम फिर। अब देखिए यहाँ क्या है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण मतलब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में जो है दक्कन का पठार है। क्या है, दक्कन का पठार है। और इस दक्कन की पठार का क्या है, आकृति त्रिभुजाकार है। नर्मदा नदी के दक्षिण में उत्तर में इसके चौड़ा आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है। उत्तर में इसके चौड़ा आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। किसका, दक्कन का बात करा जा रहा है। यह महादेव जो है मध्य प्रदेश में है, कैमूर जो है मध्य प्रदेश यूपी होते हुए बिहार की जो है दक्षिणी भाग में जो है सासाराम तक पहुंच चुकी है, ठीक है। मैकाल श्रृंखला कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की श्रेणी है, ठीक है, अमरकंटक श्रेणी का हिस्सा है। इसके पूर्वी विस्तार है, किसका,
का या दक्कन की पठार का? भारत की भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ी एवं श्रृंखलाओं की स्थिति का ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिण का पठार। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर कम ढाल वाला है। क्या है कि पश्चिम में दक्षिण की पठार यानी दक्कन की पठार का जो बात कर रहा है, इस पश्चिम में क्या है, अरब सागर की ओर जो है ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, पूरब की ओर जो है यह कम ऊंचा है, कम ढाल वाला है। क्या है? कम ऊंचा है, जिस वजह से नदियां जो है पश्चिम की ओर ना जा करके जो है सारी की सारी नदियां जो है पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में जो है वह जाके जो है मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? जाकर मिल जाती है। और दो नदी, एक नर्मदा और एक ताप्ती, दो नदियां जो है वह अपवाद है, जो क्या कहते हैं अरब सागर में मिलती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस पठार का एक भाग उत्तर पूरब में भी देखा जाता है। और उत्तर पूरब में क्या? मेघालय वाला हिस्सा, मेघालय में, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बो एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, क्या जाना जाता है? कार्बो एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा जो है छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। छोटा नागपुर के पठार से क्या हो गया है? यह दक्कन का पठार अलग हो गया है। उसके बाद पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखला गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया इसी दक्कन की पठार का हिस्सा है, जो कहाँ है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरों पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में पूर्वी घाट और क्या कहते हैं पश्चिमी घाट में पश्चिमी सिरा पर पश्चिमी घाट स्थित है। जैसा कि हम लोग मैप में यदि देखें थोड़ा इसको, तो देखिए ये रहा, जैसा कि यह पूर्वी भाग है ना, यह पूर्वी भाग है, यह पूर्वी भाग है। जब यह पूर्वी भाग है तो यह क्या है? पूर्वी घाट है ना। यह क्या है? एक मिनट रुकिएगा, यह जो है, सॉरी, यह पश्चिमी घाट है। यह क्या है? पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी भाग है तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, यह वाला, यह काला काला वाला जो है, काला काला वाला पश्चिमी घाट है। यह काला काला वाला पश्चिमी तट है। और घाट किसे कहते हैं? घाट एक सीढ़ी की तरह बना हुआ रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग तट तक पहुंचते हैं, समुद्र तक पहुंचते हैं, यानी जल तक पहुंचते हैं। तो घाट यह है, तट यह है, और घाट और तट के बीच में यह वाला क्षेत्र जो है क्या है? पश्चिमी मैदान है। और पश्चिमी मैदान का यहाँ निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र की पानी का जो समुद्र की जो पानी है वह अपर्दन और अपक्षय और निक्षेपण तीनों का कार्य किया है। तीनों कार्य करने की वजह से यहाँ अवसाद जमा हुआ है, और जिस वजह से जो है इस पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है। उसी तरह यहाँ पूर्वी घाट है, यह पूर्वी घाट है, यह पूर्वी तट है, और इस बीच में क्या है? पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, तो याद रखना है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट किसे कहते हैं। ठीक ना, यार चलिए, ये क्या हो गया? देखिए अब फिर क्या दिया गया है, कहाँ थे हम लोग? देखिए यहाँ थे, पश्चिम घाट पश्चिम तट के क्या है? समांतर स्थित है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। वे सतत है, यानी कि पश्चिम घाट क्या है? सतत है, लगातार है, टूटा फूटा कम है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। किसे? पश्चिम घाट को। भारत की भौतिक मानचित्र में जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति का हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए यह पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। भोर घाट जो है मुंबई और पुणे की मार्ग जोड़ती है, मुंबई से पुणे की मार्ग जोड़ती है। और थाल घाट जो है मुंबई से नागपुर की मार्ग को जो है यह जोड़ती है। ठीक है, याद रखना है एग्जाम दृष्टिकोण से यह तीनों दर्रा काफी महत्वपूर्ण है। यह तीनों दर्रा जो है पश्चिम घाट का जो है दर्रा है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पश्चिम घाट क्या है? पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट जो है वह 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यानी पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वह 900 से 1600 मीटर है, पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या है कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार क्या है, कहाँ से है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। और पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, यानी कि टूटा फूटा है, यह अनियमित है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया है। किनको, पूर्वी घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है और यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा को टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। विभिन्न स्थानीय नामों से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। देखिए, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, यानी कि उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। तो जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, पश्चिमी घाट की जो है वह ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। किस भाग की, पश्चिमी घाट। जब स्वाभाविक है कि पश्चिमी घाट ऊंचा है तो इसका शिखर भी क्या होगा, ऊंचा होगा। जैसा कि हमें अनाई मुड्डी का बात करा जा रहा है, यहाँ किसका बात करा जा रहा है, अनाई मुड्डी का बात करा जा रहा है। अनाई मुड्डी जो है यह केरल राज्य में स्थित है और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनाई मुड्डी ऊंची चोटी होने के वजह से ऊंची चोटी है। ठीक है, कितनी ऊंची है, 2695 मीटर है। अनाई मुड्डी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। साथ साथ यह दक्कन की पठार का सबसे ऊंची चोटी है। दक्कन की पठार का भी सबसे ऊंची चोटी है और यह अनाई मुड्डी अन्नाईमला पहाड़ी की जो है वह हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद तथा डोडा बेटा आता है जो 2633 मीटर ऊंचा है। यह डोडा बेटा कहाँ है, तमिलनाडु में है और यह नीलगिरी की जो है सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है, नीलगिरी की ऊंची चोटी है। और यही नीलगिरी के पास जो है वह क्या होती है, इसी नीलगिरी के पास, जैसा कि हम लोग मैप में देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, नीलगिरी जैसा कि ये रहा, ये क्या है, नीलगिरी है ना, ये नीलगिरी है। अब यह नीलगिरी कहाँ कहाँ है, केरल की सीमा है, इधर देख सकते हैं कर्नाटक भी है, इधर तमिलनाडु भी है, यानी तीनों की बाउंड्री पर है नीलगिरी। और इसी नीलगिरी में आके जो है पूर्वी घाट समाप्त हो जाती है। इसके नीचे जो है पश्चिमी घाट का विस्तार है, लेकिन पूर्वी घाट यही नीलगिरी में आके समाप्त हो जाती है। और इसी नीलगिरी का हिस्सा, इसी नीलगिरी की सबसे उच्चतम चोटी यदि आपसे पूछा जाए, याद रखना है यह दोदा बेटा है। ठीक है, और इस दोदा बेटा के नीचे क्या है, अनाई मुड्डी है, सॉरी अन्नामलाई है। अन्नामलाई की पहाड़ी है और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुड्डी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। ठीक है, अन्नामलाई की, अन्नामलाई के नीचे कौन सी चोटी, अन्नामलाई के नीचे जो पहाड़ी है वह कार्डमम की पहाड़ी है। याद रखना है कि नीलगिरी के नीचे अगर हमसे पूछ ले तो अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे कार्डमम की पहाड़ी है और यह कार्डमम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ इलायची की खेती अत्यधिक होता है, जिस वजह से इसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और यह तमिलनाडु में पूर्ण रूप से पालनी की पहाड़ी है। क्या है, पालनी की पहाड़ी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए यहाँ हम लोग देख चुके हैं डोडा बेटा। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर, अब पूर्वी घाट का बात कर रहा है, महेंद्रगिरी है और यह महेंद्रगिरी ओडिशा में है। पूर्वी घाट का, अगर आपसे पश्चिमी घाट का ऊंचा चोटी पूछते तो अनाई मुडी हो जाएगा। यह अनाई मुडी अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है। उसके बाद यदि आपसे पूर्वी घाट का ऊंचा चोटी पूछते तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, यह ओडिशा में है। पूर्वी घाट की दक्षिण पश्चिम में सेबराई, पूर्वी घाट की दक्षिण पश्चिम में क्या है, सेबराई की पहाड़ी है, जावेडी की पहाड़ी है। ठीक है, जावेडी की पहाड़ी भी तमिलनाडु, सेबराई की पहाड़ी भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ देखिए उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, उडग मंडलम को, यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यह भी कहाँ है, नीलगिरी में स्थित है। ठीक है, याद रखना है, नीलगिरी कहाँ है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। तथा देखिए कोडकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थित मानचित्र से ज्ञात करें। देखिए कोडकनाल कहाँ है, तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी में है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं पालनी पहाड़ी को मैप में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, यानी कि प्रायद्वीपीय पठारों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, काली मृदा, अब जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके सेल अग्नेय है, अग्नेय है किसकी, यानी कि दक्कन की पठार का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए दक्कन पठार में आग्नेय सेल है। वास्तव में इन सेलों का जो है समय के साथ क्या हुआ है, अपर्दन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। इन सेल का अपर्दन हुआ है, घिसावट हुआ है, जिस वजह से इस
काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक ना। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से होकर यह दिल्ली तक पहुंच जाती है अरावली की पहाड़ी, ठीक है। अब यह अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं अरावली पहाड़ी को, अरावली पहाड़ी देखिए, जैसा कि यह रहा। मुख्य रूप से यह अरावली पहाड़ी राजस्थान में है और दिल्ली तक पहुंच जाती है, ठीक है। यह अरावली पहाड़ी है और इस अरावली पहाड़ी के नीचे क्या है? दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ थे। उसके बाद देखिए ये गुजरात से लेकर, अरावली का बात कर रहा है, दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है। अरावली का ही बात कर रहा है। उसके बाद जो है भारतीय मरुस्थल का बात करा जा रहा है। तो देखिए भारतीय मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है? वर्षा की अभाव के कारण, पानियों की अभाव के कारण अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली जैसा कि यहाँ था ना, तो इधर इधर बात करा जा रहा है, थार मरुस्थल का निर्माण है, स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कौन? थार मरुस्थल। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है। इससे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। मरुस्थल का बात करा जा रहा है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, सरिता मतलब नदियां। वर्षा ऋतु में ही कुछ नदियां दिखती है और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती है नदियां। पर्याप्त जल नहीं मिलने में वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, बालू में ही नदी खत्म हो जाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी जो है, भारतीय मरुस्थल की, लूनी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है बरकान। बरकान क्या है? एक प्रकार का अर्धचंद्राकार बालू का टीला का आकृति है। विस्तार जो है वह बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारतीय पाकिस्तान सीमा की समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में तटीय मैदान का बात करा जा रहा है। तटीय मैदान से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के किनारे, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं तटीय मैदान को, पश्चिम तटीय मैदान और क्या कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, और बीच में जो है प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर, यानी पश्चिम तटीय मैदान के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। सागर से लेकर पूरब बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है और पूरब में जो है पश्चिम घाट है, पश्चिम तटीय मैदान है, सॉरी पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिम तट, पश्चिम घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। उसके बाद क्या कहता है? इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोक्कन और तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कोक्कन का तट कहते हैं। और यह कोक्कन का तट मुंबई से गोवा तक के बीच के तट को जो है कोक्कन तट कहते हैं। यह हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से अभी यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट इधर और 3 पॉइंट पूर्वी घाट, तीनों 3-3, 6 पॉइंट जो है काफी दृष्टिकोण है। हमारे एग्जाम में कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोक्कन तट कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई तथा गोवा के बीच जो है कोक्कन तट, और मध्य भाग को कन्नर मैदान एवं दक्षिण भाग को मालवार तट कहते हैं। अब देखिए क्या है कि मुंबई से गोवा तक को कोक्कन तट कहते हैं और गोवा से लेके जो है मंगलौर तक कन्नड़ तट कहते हैं, और मंगलौर से नीचे केरल तक को मालवार तट कहते हैं। जैसा कि हम इमेज जो है इसका मैप का जो है वह लाए होंगे, देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ गया? नहीं है, जब नहीं है तो इसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यह क्या है? मुंबई है ना, यह जो है आपका मुंबई है। कहाँ? यह मुंबई है यहाँ, और यह क्या है? गोवा है ना, गोवा है। तो यहाँ मुंबई से गोवा, इसे क्या कहते हैं? कोक्कन तट। अब यहाँ से जो है यहाँ तक का यदि बात करें, यहाँ से इसी गोवा से यदि हम बात करें तो यहाँ मंगलुरु है। इस मंगलुरु तक को क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। मंगलुरु से पूरे केरल के नीचे क्या कहते हैं? केरल के नीचे क्या कहते हैं? इसे मालाबार तट कहते हैं। तो याद रखना है, क्रम में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ था? यहाँ थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के साथ जो भी मैदान है, यानी कि पूर्वी मैदान, वह क्या है? चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यदि आप बात कीजिएगा इसका, तो देखिए यह क्या है? चौड़ा है ना,
यह बंगाल खाड़ी में यह जो पूर्वी तट है, पूर्वी तटीय मैदान है, यह चौड़ा है। और इधर क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। और इधर नीचे से इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल का तट कहते हैं। ऊपर से क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार कहते हैं। तो याद रखना है। उसके बाद देखिए, जबकि दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में है, ठीक ना, याद रखना है। अब देखिए तटीय मैदान यहाँ दिया गया है। चिल्का झील भारत की में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा में दक्षिण में स्थित है। उसके बाद देखिए द्वीप समूह के बारे में है। द्वीप समूह में क्या है, द्वीप समूह के बारे में आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? भारत में 2 द्वीप समूह है। एक क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह, और दूसरा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यह द्वीप समूह कौन सा है, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है। केरल के मालवार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। केरल के मालवार तट के पास स्थित है लक्षद्वीप। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीप से बना है। परवाल द्वीप से बना है, यानी कि परवाल नाम का जीव होता है, उससे बना हुआ है। और परवाल जीव से कैसे बना है उसे हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे। जब क्या होता है कि परवाल नाम का जीव है, उसका जब मृत्यु हो जाता है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक का मृत्यु होते जाता है। और इस तरह जो है ढेर क्या कहते हैं, कंक्रीट की तरह यह जो है इसका जो हड्डी रहता है, इसका जो कंकाल रहता है वह जमा हो जाता है। और जमा होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है। देखिए पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। और 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर की छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, ठीक ना, याद रखना है। कावरती द्वीप जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। और इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक क्या है, पक्षी अभयारण्य है। यह भी लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली द्वीप की श्रृंखला को और ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यह तो अरब सागर में था, लक्षद्वीप अरब सागर में था, लेकिन क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। और यह द्वीप समूह आकार में क्या है, बड़ा है। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आकार में जो है यह बड़ा है। देखिए परवाल के बारे में यहाँ दिया गया है कि परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले एक सूक्ष्म प्राणी है, जो कि समूह में रहते हैं। और इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। और परवाल स्राव एवं परवाल अस्थि टीले के रूप में निक्षेपित होती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, परवाल रोधिका और तटीय परवाल भीति तथा परवाल वलय। देखिए परवाल रोधिका का आकार जो होता है, परवाल रोधिका का जो आकार होता है, यह घोड़े की नाल, अंगूठी या गोलाकार या अंडाकार की तरह होता है। और परवाल भित्ति का जो आकार होता है वह क्या कहते हैं, परवाल भित्ति तटीय मैदान की तरह जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद परवाल वलय द्वीप, परवाल वलय कैसा होता है, गोलाकार या हर्षु आकार वाले रोधिका होता है, ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए वलय द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है परवाल रोधिका का क्या है, परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ थे ना हम लोग, यहाँ। अब अंडमान निकोबार में क्या है, बहुल तथा बिखरे हुए हैं। अंडमान निकोबार क्या है, बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। अंडमान निकोबार का बात कर रहा है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में क्या है, निकोबार है। यानी ऊपरी भाग को अंडमान और नीचे की भाग को क्या कहते हैं, निकोबार। यह द्वीप समूह निम्नजित पर्वत श्रेणियों का शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा क्या है, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणी का शिखर है का अर्थ क्या होता है, तो देखिए असल में पानी के भीतर डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला की चोटी होती है। उस चोटी को क्या कहते हैं, निमज्जित पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। देखिए अंडमान निकोबार का निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए भारत और क्या कहते हैं, म्यांमार के बीच सीमा बनाती है एक आरा 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 कोयाम आरा आरा
अराकोयाम पर्वत करके, ठीक है। अब इस पर्वत का विस्तार जो है अंडमान और बंगाल की खाड़ी में आया है, और बंगाल की खाड़ी में यह पर्वत डूब गई है, और डूबने के बाद जो ऊंची-ऊंची चोटियां हैं वहां अंडमान निकोबार द्वीप का निर्माण हो चुका है। और यह अराकोयाम पर्वत जो है यह हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखना है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप भी किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु में बहुत अधिक विविधता है, यानी बहुत अधिक प्रकार के जो हैं वह जंतुएं पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। जब विषुवत वृत्त के समीप है यानी कि जलवायु विषुवतीय होगा। अब यहाँ घने जंगल से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर ही स्थित है, ठीक है। अंडमान और बैरन द्वीप पर ही स्थित है। बताइएगा कमेंट में कि इस ज्वालामुखी का नाम क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है ना, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में समरी दिया गया है। स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधन में समृद्धि बनाते हैं, यानी कि सभी भाग मिलकर के जो है क्या है प्राकृतिक समाधान संसाधन में, जैसा कि हम लोग हिमालय पढ़े, उत्तरी मैदान पढ़े, उसके बाद तटीय मैदान पढ़े, उसके बाद क्या कहते हैं मरुस्थल पढ़े, उसके बाद द्वीप समूह पढ़े। तो ये 26 भाग में जो 6 भाग हैं, सभी भाग मिलकर प्राकृतिक संसाधन को हमारे भारत की समृद्धि बनाते हैं। और उत्तर पर्वत जल एवं वन के लिए प्रमुख स्रोत है। उत्तर पर्वत जो है जल एवं वन के लिए प्रमुख है, और उत्तर का जो मैदान है वो अन्न के लिए भंडार है और प्राचीन सभ्यता के विकास का आधार मिला है। और पठारी भाग खनिजों की भंडार है, ठीक है, जिसने देश को औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र जो है मत्स्य तथा पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त स्थान है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है देश की विविध भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, ठीक है।